नमस्कार। हम स्वतंत्रता के बारे में कई किस्तों में बात करना चाहेंगे। ये उसी सिलसिले में एक किस्त है। स्वतंत्रता, समता और बंधुता हमें काफी समय से एक विचारधारा के रूप में हमारे सामने आती रही है। पाश्चात्य देशों में स्वतंत्र के बारे में जितना विचार हुआ, कई पहलुओं के बारे में भी विचार हुआ, उसकी आलोचना भी काफ़ी लोगों ने की हुई है, मगर उतना विचार हमारे देश में नहीं हुआ। हमारे देश के जो परिप्रेक्ष्य है वो कुछ और है, अलग है। हमारा देश कई जातियां, धर्म, पंथ, भाषाएं इसमें बटी हुई है। जातियों का भी एक जो स्तरीकरण है, एक जात किसी से ऊपर है तो किसी के नीचे है, समांतर कोई नहीं है, तो समता का वहां संबंध नहीं आता है। द्वेष और विद्वेष जातियों में या धर्मों में भी इतना कुछ है कि वहां भी समता तो नहीं आती है। और ये सारे सामाजिक माहौल की वजह से स्वतंत्रता के बारे में हमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि स्वतंत्रता ही इन सारे समस्याओं का हल कर सकती है, ऐसा हम सोचते हैं। हमने 1950 में राज्य घटना को स्वीकार लिया। राज्य घटना ने वही फ्रेंच राज्य क्रांति के जो 3 मूल्य थे, स्वातंत्र, समता और बंधुता, उसी को अंगीकार किया। मगर हम जब पूरी घटना को आधार मानकर जो देश में सिविल एक्ट्स हो या क्रिमिनल एक्ट्स हो, उसके जो प्रावधान जब हम देखते हैं तो हमें ये तत्वों में बड़ा अंतराल नजर आता है। हमें ध्यान में ये आता है कि जो घटनात्मक प्रिंसिपल्स हमने मान लिए हैं वो कानूनों में या घटनात्मक प्रावधानों में पूरे ढंग से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। कुछ बातें हम देखें। भारतीय दंड विधान में धारा 19 है जो हमें अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य देती है। हमें कहने का, बोलने का, कोई कलाकृति बनाने का पूरा स्वातंत्रता देती है। मगर उसी टाइम धारा 295 और 295A जो ईशी निंदा का जो कानून है वो बनाती है। इस धारा के तहत भारत में आज तक काफी अपराध दाखिल हुए, कई किताबों के ऊपर पाबंदी आई, उनका वितरण रोका गया। ये घटना के स्वतंत्रता के मूल तत्व के खिलाफ था। अभी जो मरुगन जो साहित्यिक है, उनके बारे में आखिर मद्रास कोर्ट को ये कहना पड़ा कि ये प्रावधान घटनात्मक प्रावधानों के खिलाफ है, इसका उपयोग नहीं होना चाहिए। कई इंटेलेक्चुअल्स ने भी इस प्रावधान के खिलाफ काफी बार लिखा है, काफी चर्चा हुई है, मगर आज स्वतंत्रता मिलने के बाद भी 65-66 साल हो जाने के बावजूद भी आज भी ये ब्रिटिश राज में जो स्वतंत्रता के आंदोलन को दबाने के लिए बने थे, वो आज भी स्वतंत्रता का महनीय मूल्य हमने स्वीकार करने के बावजूद उसे कायम रखा गया है। तो घटना और कानून कुछ अंतर है। दूसरी बात यह है, धारा 377 समलैंगिकता के खिलाफ जो है, होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ, आज एक कानून की धारा की कोई जरूरत नहीं है। पहले ही वो आना ही नहीं चाहिए था। वो आया है, गलती से आया है, तो उसे तत्काल
सुधार ले जाना चाहिए था, क्योंकि वो भी भारतीय राज्य घटना के मूल तत्व के खिलाफ है, स्वतंत्रता के खिलाफ है। और दूसरी बात लो, आर्मी के विशेषाधिकार जो पूर्वोत्तर राज्यों में है, कश्मीर में है, कश्मीर से 90 के बाद आज तक वो लागू है। उच्च न्यायालय ने मणिपुर के एक केस के बारे में निर्देश देते समय एक साफ साफ कहा है कि हमारे ही देश में प्रजातंत्र में हमारे ही नागरिकों के अधिकार संकुचित करने के लिए जो विशेष अधिकार हम दे रहे हैं उसकी जरूरत क्या है। इमरजेंसी के समय, आपातकालीन स्थिति के समय ठीक है, मगर साल हर साल 20-20, 30-30 साल अगर एक ढंग से एक आपातकालीन स्थिति का माहौल रहे, नागरिकों के स्वतंत्रता को बाधित किया जाए, उसका जान और माल का कोई रक्षा ना हो, तो हम स्वतंत्रता के बारे में क्या बात करें। हम राज्य घटना का यहां उल्लंघन करते हैं। ये उल्लंघन करने का हमें कोई अधिकार है? बिल्कुल नहीं है। अभी कई सारे कानून हैं जिनकी आज जरूरत नहीं है। ब्रिटिश राज में थी उनको, क्योंकि उनको भारतीयों के ऊपर राज करना था, उन्हें नियंत्रण में रखना था, उन्हें कंट्रोल में रखना था, उन्हें दबाना था और उनका शोषण करना था। आज हमारी सरकार है। आज हम चाहते हैं कि हमारे नागरिकों को वो स्वतंत्रता मिले जो स्वतंत्रता सही मायने में स्वतंत्रता हो। पराधीनता में बंधी हुई स्वतंत्रता हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसी स्वतंत्रता चाहिए जो हमारा बंधन, हमारे ऊपर कोई बंधन डाले न जाए, उल्टे हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करे, हमारी स्वतंत्रता को खुद छूट दे और ऐसा देखे कि भारतीय नागरिक एक बुलंद ढंग से सही मायने में एक आधे पंछी की तरह स्वतंत्रता भरी उड़ान भर सके और तरक्की कर सके, देश की भी, खुद की भी, समाज की भी। जब हम स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं, काफी मेरे दोस्त कहते हैं स्वतंत्रता माने स्वैराचार, स्वतंत्रता तो फिर जिम्मेदारी का क्या। मैं पूछता हूं, जिम्मेदारी तय करेगा कौन? मैं स्वतंत्र अगर हूं तो मेरी जिम्मेदारी भी मैं तय करूंगा, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी क्या होगी ये तय करने का अधिकार किसी और का नहीं है। मगर मुझे ये मालूम होना चाहिए कि मुझे स्वतंत्रता है तो हर किसी को है। मुझे कुछ कहने का अधिकार है तो सामने वाले को भी कुछ कहने का अधिकार है। हम एक दूसरे की स्वतंत्रता होने का सम्मान जब करने लगते हैं तो हमें किसी और व्यवस्था ने डाली हुई जिम्मेदारी हो या बंधन हो उसकी जरूरत ही नहीं है। कानून सख्त हो कब? जब हम किसी की स्वतंत्रता में बाधा डालते हैं, उसकी जान माल को हानि पहुंचाते हैं, जब हम वैचारिक रूप से, शारीरिक रूप से कोई हिंसा करते हैं, तब जरूर कानून और कड़ा से कड़ा बीच में आना चाहिए। मगर अदरवाइज उसे कोई जरूरत नहीं है। हमें हमारे देश में कानूनी व्यवस्था जो हो कम से कम हो, सख्त हो कम से कम हो, सरकार भी कम से कम हो, सख्त हो। हर जगह पे जहां सरकार की जरूरत ही नहीं है वहां सरकार कर क्या रही है? व्यवसाय धंधा चलाना क्या सरकार का काम है? वो लोगों को करने दे, उनसे टैक्स ले, मगर वो उसका काम नहीं है। सरकार का काम क्या बच्चों को पढ़ाना है? वो नहीं है। तो भी हम ये चाहते हैं, लोग हमारे नागरिक ये चाहते हैं
कि सारा काम सरकार करे। जब सरकार ये सारे काम करने लगता है तो सरकार जो उसकी मुख्य जिम्मेदारियां है उससे उसका लक्ष्य हट जाता है और जो गैर जरूरी काम है उसमें उसका वक्त जाया होता है और उसमें जो कार्यक्षमता आनी चाहिए, जो एफिशिएंसी आनी चाहिए, वो आ नहीं सकती। क्योंकि हम देखते हैं, आज भी देखते हैं कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी क्षमता के 30-40% से ज्यादा काम नहीं करता। कोई भी हो, स्थानिक स्वराज्य संस्थाएं हो, राज्य सरकार के हो, केंद्र सरकार के हो, स्कूलों के हो, कारखानों के हो, वो कर्मचारी अपनी कार्यक्षमता को नहीं दिखाते। उल्टा वो अर्थव्यवस्था पर बोझ बन गए। कैसे? आज ये 7वां वेतन आयोग आया, लगभग 1.25 करोड़ रुपए का एक नया बोझ भारत सरकार के ऊपर बन गया है। बोझ बनने में हर्ज नहीं है, मगर अगर सरकारी अधिकारी या कर्मचारी अपने क्षमता से या क्षमता से ज्यादा काम करते हैं तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा वेतन मिलना ही चाहिए। मगर उस टाइम पे ये प्रावधान क्यों नहीं है कि वो अगर काम नहीं करता है तो उसे घर बिठाया जाए, उसे घर भेजा जाए, या उसके वेतन में इतनी कटौती की जाए कि वो खुद नौकरी छोड़ दे। क्या ये जरूरी नहीं है? क्या नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए, उनका हित होने के लिए सरकारी अधिकारियों का कार्यक्षम होना जरूरी नहीं है? क्यों नागरिक टैक्स भरे? फिर क्यों नागरिक सहते जाए अन्याय, अत्याचार? कौन सा काम उनका बनता है वक्त पर, पूरी क्षमता से, वो भी पैसे लिए बगैर, पैसा खाए बगैर? नहीं होता है। तो मायने यही हुए कि हमारा देश अभी भी एक एक गुलामी से जाकर दूसरी गुलामी में आ गया है। परायों की गुलामी थी, अब अपनों की है, बस इतना सा ही फर्क है। दूसरी बात, हमने हमारे सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जो परतंत्रता है उसके बारे में हम कितना सोचते हैं, कब सोचते हैं? डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने ये साफ साफ कहा था कि पहले सामाजिक प्रजातंत्र आए बगैर राजनीतिक प्रजातंत्र ठीक से ढंग से आ नहीं सकता। सामाजिक प्रजातंत्र पहले और राजनीतिक प्रजातंत्र बाद में। क्या होता है सामाजिक प्रजातंत्र? जब समाज समता के नाते आपस में बंधा हुआ हो, हर नागरिक स्वतंत्रता का आनंद ले, दूसरों को भी आनंद दे और अपनी तरक्की करे। वहां जाति भेद नहीं होना चाहिए, वर्ण भेद नहीं होना चाहिए, धर्म भेद नहीं होना चाहिए, या लिंग भेद भी नहीं होना चाहिए। मगर असलियत में क्या है? आज स्त्री पुरुष समानता की हम बात करते हैं। भारत में स्त्री इतना पारतंत्र, इतनी पराधीनता किसी को नहीं है। आज भी भारत में सबसे ज्यादा अत्याचार दलितों पर होते हैं। आज भी भारत में एक जाति का लड़का, ऊंची जाति का लड़का निचली जाति के लड़के के साथ या उल्टा होता है तो उन्हें जान से मार दिया जाता है। कई जगह है, मंदिर है, कुएं हैं, वहां महिलाओं को या निचली जातियों के लोगों को एंट्री ही नहीं है। और कानून में भी कई जगहों का टेम्पल एक्ट के नाम हो या वक्फ बोर्ड के नाम पे हो, कानून उनके अलग अलग ऐसे बने हैं कि सवाल मन में आता है कि घटना क्या कहती है और ये कानून क्या कहता है। या तो हमारी घटना हमें मान्य नहीं है, नहीं, अगर मान्य है तो फिर एक गंदे कानून क्यों है, विषमता भरे कानून क्यों है? जिन कानूनों की जरूरत नहीं है वो कानून हमारे देश में क्या कर रहे हैं? हमारे ही नागरिकों को केवल विशेषाधिकार है, इसलिए केवल उसे शक आता है कि ये आतंकवादी है या इसके पास कोई गन हो सकती है, कोई प्रूफ नहीं है तो भी वो उसे जान से मार दे सकता है, मार गिरा सकता है। इन मामलों में अब जांच होगी। अकेले मणिपुर के 1007 मामलों में अभी
जांच करने का ऐलान उच्च न्यायालय ने किया है। वो होगी या नहीं होगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर हमारा देश स्वतंत्र है, हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, ये हम किस आधार पर, किस बिना पर कहते हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। भारत में प्रजातंत्र के नाम पर सरंजामदार शाही का तंत्र बन चुका है। ये सही मायने में प्रजातंत्र है ही नहीं, ये हो गई सरंजामदारों की लोकशाही, सरंजामदारों का प्रजातंत्र। उनके लिए पुराने जमाने में संस्थानिक होते थे, आज एक एक मतदार संघ एक एक फैमिली की निजी प्रॉपर्टी बन गया है। वही चुन के आते, वही गिरते तो दूसरे आते, मगर एक आध दूसरी तीसरी फैमिली में ही सत्ता घूमती रहती है। कोई लायक काबिल नेता बनना चाहता है तो उसके लिए 3 बातों की जरूरत होती है, या तो गुंडा हो, उसके पास पैसा भी हो, और तीसरी बात वो ऐसी जाति का हो जिस जाति के लोग वो मतदार संघ में, जो इलेक्टोरेट में ज्यादा रहते हो। क्या इस ढंग से अगर हमारे लोक प्रतिनिधि चुन के आते हैं तो आपको सही मायने में प्रजातंत्र का एहसास देंगे? आपको कभी स्वतंत्रता मिल सकती है? नहीं मिल सकती। इसलिए भारतीय परिप्रेक्ष्य में हमें स्वतंत्रता के बारे में जब बात करनी होती है तब हमें काफी पहलुओं पर सोचना पड़ेगा। हम स्वतंत्रता के साथ हैं। आपको स्वतंत्रता की, नई स्वतंत्रता की युद्ध में हिस्सा लेना है। हमें सही मायने में मुक्त हवा में, खुली हवा में सांस लेनी है। आज हमारा आसमान पराधीनता के बादलों से घिरा हुआ है, कोई साफ सूरज नजर नहीं आता है। हम एक ढंग से हतबल हो जाते हैं, हम राजनीति का नाम लेना छोड़ देते हैं। ये ऐसा ही चलता है, ऐसा ही चलता है, ऐसा ही चलेगा, सोचते हैं, चुप बैठ जाते हैं। 5 साल में एक बार वोट देने जाते हैं, फिर वापस चुप्पी साध लेते हैं। मगर इस ढंग से हम कब तक, कहां तक स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं, सही मायने में, सही ढंग में जी सकते हैं, हमें सोचने की जरूरत है। हमें अगर हमारे देश को सही मायने में सोने की चिड़िया बनाना है, सही मायने में एक ऊंची उड़ान भरनी है, तो पहले हमारे पैरों में जो बंधनों की बेड़ियां पड़ी हुई है, उन बेड़ियों को तोड़ना तो पड़ेगा ही। हम स्वतंत्र नहीं है, आजाद नहीं है। आजादी हमें फिर से पानी पड़ेगी। हम अगली किस्तों में और भी जो सारे स्वतंत्रता के जो पहलू होते हैं वो राजनीतिक है, घटनात्मक है, सामाजिक है, फिलोसॉफिकल है, और हमारी जो भारतीय मानसिकता है, जिस मानसिकता का जो एक ढंग से संकोच हुआ है, उस मानसिकता को मुक्त करने की बात है। याद रखिए, जब तक किसी की मानसिकता मुक्त नहीं होती तब तक वो वैज्ञानिक नहीं बन सकता सही मायने में, वो विचारक नहीं बन सकता है सही मायने में, वो सही नागरिक भी नहीं बन सकता है सही मायने में। हमें सही मायने में हमारे देश को आगे ले जाना है तो आपको इस स्वतंत्रता के विचारों को सब लोगों में ले जाना होगा, सोचना होगा, और बार बार सोचते हुए उसके ऊपर अमल करने की कोशिश भी करनी पड़ेगी। आज बस इतना ही। धन्यवाद।